इतिहास में कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो आपको सच में हैरान कर देते हैं। अब जरा इसी बात को लीजिए। क्या आपने कभी सोचा था कि ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट में कोई ऐसा सदस्य भी होगा जो श्वेत नहीं था? मतलब, ये एक ऐसा ऐतिहासिक विरोधाभास है जो किसी की भी दिलचस्पी बढ़ा सकता है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी शख्सियत जो सत्ता, विकास और विरोधाभासों का एक बिल्कुल अनूठा मिश्रण थी। आज के हमारे इस सफर के 5 प्रमुख पड़ाव होंगे। पहला, वर्साय में एक राजकुमार। दूसरा, बीकानेर कैमल कॉर्प्स। तीसरा, रेगिस्तानी राज्य का आधुनिकीकरण। चौथा, स्वतंत्रता आंदोलन का दमन। और अंत में महाराजा की जीवित विरासत। तो चलिए वैश्विक कूटनीति के पन्नों से लेकर राजस्थान के रेत तक का ये सफर शुरू करते हैं। भाग 1, वर्साय में एक राजकुमार। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक रेगिस्तानी राज्य का राजा प्रथम विश्व युद्ध की कूटनीति का एक अहम हिस्सा बन गया। अगस्त 1914 के इस ऐतिहासिक टेलीग्राम पर नजर डालते हैं। 34 साल के राजपूत शासक महाराजा गंगा सिंह ने किंग जॉर्ज पंचम को सीधे लिखा, मैं अपने सम्राट की सेवा करने के विशेषाधिकार के लिए किसी भी क्षमता में कहीं भी जाने को तैयार हूं। और उनके इसी जबरदस्त उत्साह ने उन्हें उत्तरी फ्रांस में सेना के मुख्यालय तक पहुंचा दिया। 75,000। जरा एक पल के लिए इस संख्या के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उन भारतीय सैनिकों की जान की कीमत है जो इस विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। इतने बड़े बलिदान ने ही वो पुख्ता आधार तैयार किया कि शांति समझौते में भारत की अपनी एक स्पष्ट और मजबूत आवाज होनी ही चाहिए। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लीग ऑफ नेशंस में भारत की सदस्यता पर सवाल उठे, क्योंकि जाहिर है भारत उस समय कोई स्वतंत्र या स्वशासित देश तो था नहीं, तब महाराजा ने बहुत ही मजबूती से अपना पक्ष रखा। उनका तर्क था कि भारत पूरी मानव जाति के 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, और बिल्कुल सटीक निशाने पर लगी उनकी इस बात ने लीग ऑफ नेशंस में भारत की मूल सदस्यता को सफलतापूर्वक तय कर दिया। चलिए अब दूसरे भाग की ओर चलते हैं, बीकानेर कैमल कॉर्प्स। ये वो अनोखी सैन्य ताकत थी जिसने बीकानेर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखाने का मौका दिया। 1933 की आधुनिक बीकानेर सेना के स्वरूप को समझना सच में बेहद दिलचस्प है। महाराजा ने एक 500 साल पुरानी सामंती व्यवस्था को पूरी तरीके से एक आधुनिक लड़ाकू बल में बदल दिया था। इसमें डूंगर लैंसर्स के 342 घुड़सवार, 466 ऊंट सैनिकों वाला गंगा रिसाला, साधु लाइट इन्फेंट्री के 619 जवान और 2.75 इंच तोपों के साथ विजय बैटरी और मोटराइज्ड मशीन गन सेक्शन शामिल था। सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित और आधुनिक। इसमें गंगा रिसाला का इतिहास तो और भी शानदार है। 1889 में बनी इस टुकड़ी में 75% राजपूत सीधे बीकानेर के राठौड़ वंश से थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी ऊंटों की सेना थी जिसे बॉक्सर विद्रोह से लेकर स्वेज नहर की रक्षा तक पूरी दुनिया में तैनात किया गया था। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार सैन्य तथ्य है। 1904 के सोमालीलैंड अभियान को ही ले लीजिए, जहां स्थानीय सोमाली ऊंट काफी डरपोक माने जाते थे और उनका इस्तेमाल सिर्फ माल ढोने के लिए होता था। वहीं बीकानेर के ऊंट सीधे युद्ध और हमलों के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित थे, और इन्हीं प्रशिक्षित ऊंटों ने उस मुश्किल अभियान में पूरी बाजी पलट कर रख दी थी। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, रेगिस्तानी राज्य का आधुनिकीकरण। दुनिया भर में महाराजा ने जो कुछ भी देखा और सीखा, उसने उन्हें अपने राज्य में भी तेजी से बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। इस टाइमलाइन को देखिए। 1910 में स्वतंत्र न्यायपालिका, 1912 में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाया गया, 1913 में प्रतिनिधि सभा की स्थापना हुई और 1929 आते आते उन्होंने देश का पहला शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया। ये सुधारों की एक जबरदस्त रफ्तार थी। 5.5 करोड़ रुपए। आज शायद आपको ये रकम उतनी बड़ी न लगे, लेकिन उस जमाने में गंग नहर परियोजना की ये एक विशाल लागत थी। दरअसल 1899 से 1905 के बीच पड़े भयानक अकाल के दर्द ने महाराजा को इस असंभव सी लगने वाली परियोजना की कल्पना करने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये महज एक परियोजना नहीं, बल्कि अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। 1910 में कर्नल डाइस के साथ इसकी योजना शुरू हुई, फिर 1919 में पंजाब और बहावलपुर के साथ त्रिपक्षीय समझौता हुआ, 1925 में फिरोजपुर में नींव रखी गई और आखिरकार 1927 में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। सोचिए, सतलुज नदी के पानी को 144 किलोमीटर दूर खींचकर सीधे रेगिस्तान में ले आया गया। अब आते हैं भाग 4 पर, स्वतंत्रता आंदोलन का दमन।
यहाँ हमें उनके शासन के उस विरोधाभास को भी निष्पक्ष रूप से देखना होगा, जहाँ एक तरफ प्रगतिशील बुनियादी ढांचा तो था, लेकिन राजनीतिक आज़ादी नदारद थी। एक तरफ जहां 1910 की न्यायपालिका और 1913 की प्रतिनिधि सभा जैसी संस्थाएं बनाई गईं, वहीं दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्थानीय राजनीतिक आंदोलनों को कुचलने की कड़वी सच्चाई भी मौजूद थी। जनवरी 1930 की इस घटना को ही ले लीजिए। जब कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराया तो महाराजा गंगा सिंह ने इस पर बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी और उस मंदिर को ही जब्त कर लिया जहां यह घटना हुई थी। प्रजामंडल आंदोलन के खिलाफ की गई इन सख्त कार्रवाइयों पर नजर डालना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। झंडा फहराने पर मंदिर की जब्ती से लेकर विजय सिंह मेहता की किताब नादिर शाही इन बीकानेर स्टेट पर प्रतिबंध लगाना और सत्यनारायण सर्राफ के प्रकाशनों को दबाना, ये सब स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे विकास और दमन दोनों एक ही समय में साथ साथ चल रहे थे। और अंत में भाग 5, महाराजा की जीवित विरासत। आज के इस विश्लेषण के अंतिम चरण में हम देखेंगे कि महाराजा गंगा सिंह के शासन के परिणाम आज भी किस तरह हमारे सामने मौजूद हैं। अब बीकानेर के इस नक्शे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है यहाँ के संग्रहालयों की भरमार। ये साफ दिखाता है कि कैसे महाराजा ने प्राचीन कलाकृतियों को सहेजने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया था। 1937 में महाराजा की स्वर्ण जयंती पर स्थापित हुआ गंगा राज्य संग्रहालय अपने आप में एक खजाना है। आज भी यहाँ हड़प्पा और गुप्त काल की कलाकृतियां, 71 पत्थर की मूर्तियां, 10 शिलालेख, 192 लघु चित्र और प्राचीन राजपूती हथियार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और क्या आपको पता है कि उस बीकानेर कैमल कॉर्प्स का क्या हुआ? उसकी सैन्य विरासत आज भी भारतीय सेना की 13 ग्रेनेडियर्स और सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की ऊंट टुकड़ी के रूप में जीवित हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर गश्त करते हुए आज भी गंगा रिसाला की वो शानदार वर्दियां और गौरवशाली परंपराएं आसानी से देखी जा सकती हैं। एक सदी बीत जाने के बाद भी 100 साल पुरानी हो चुकी गंग नहर आज भी बीकानेर की उस बंजर रेत को गेहूं, कपास, सरसों और गन्ने के हरे भरे खेतों में बदल रही है। ये सच में भौगोलिक बाधाओं पर इंसान की एक स्थायी जीत का उत्कृष्ट प्रमाण है। तो जाते जाते ये सब हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या सच्चे आधुनिकीकरण के लिए हमेशा लोहे के समान कठोर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, या क्या निरंकुशता अंततः किसी भी प्रगतिशील विरासत पर हमेशा के लिए एक दाग लगा देती है? सत्ता की इस दोहरी और जटिल प्रकृति पर विचार करते हुए हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं।